नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे और हम लोग आइए इस सेशन की शुरुआत करें। और डेली की तरह आपसे यही गुजारिश है कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए और आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, जिससे आप अपने लक्ष्य को भेद सकें, हम लोग सेशन की शुरुआत 2 मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। तो आए यहाँ देखें, 4 लाइन दी गई हैं। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से ही लड़ना पड़े। मतलब आप अपने सपने को सच करने के लिए जितना भी परिश्रम करना है वो आपको अपना 100% देना ही होगा और तभी जाकर आप सफलता की सीढ़ियों तक चढ़ पाएंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। देखिए यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प के रूप में पहला दिया गया 10 जुलाई, दूसरा 11 जुलाई, तीसरा 13 जुलाई, चौथा 12 जुलाई। अब यहाँ जो विकल्प हमारा सही होगा दोस्तों, ये 12 जुलाई सही होगा। प्रतिवर्ष 12 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफ जई का जन्म 12 जुलाई 1997 ईस्वी में पाकिस्तान में हुआ था। और ये चर्चा में इस कारण रही क्योंकि इन्होंने महिलाओं और बच्चियों की शिक्षा के संबंध में आवाज उठाया था। अगर यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखें कि सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, तो 2014 में मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी जी को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सबसे कम उम्र की जो नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है वो मलाला यूसुफजई है। अब यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि वी आर डिस्प्लेस्ड किसकी प्रमुख बुक है, तो ये मलाला यूसुफजई की है। अब यहां से एक प्रश्न और भी आपको याद रखना है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहां से वितरित किया जाता है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से वितरित किया जाता है। साथ ही साथ सबसे पहला शांति का नोबेल पुरस्कार किस सन में वितरित किया गया, तो 1901 ईस्वी में किसे दिया गया? हेनरी ड्रूनेट को दिया गया, जिन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। आइए देखिए, दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 साल के लिए करूर वैश्य बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब यहां देखिए, पहला दिया गया आर.के. गुप्ता, दूसरा टी. राजा कुमार, तीसरा मीना हेमचंद, चौथा पारितोष त्रिपाठी। इस प्रश्न का सही जो आंसर हमारा है मित्रों, यह है विकल्प नंबर सी, मीना हेमचंद। मीना हेमचंद को आरबीआई के द्वारा करूर वैश्य बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अब यहां हम जाने आरबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। आरबीआई की स्थापना किस आयोग के सिफारिश पर किया गया, तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई। साथ ही साथ अगर हम बात करें कब स्थापना, किस अधिनियम के द्वारा, तो अधिनियम जो है ये 1935 अधिनियम के द्वारा किया गया और 1 अप्रैल 1935 को। अगर हम बात करें यही कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के पहले गवर्नर जो थे वो ऑसबोर्न स्मिथ थे। जबकि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख जी थे। अगर हम बात करें कि उस दौरान यहाँ का मुख्यालय क्या था, तो वहाँ मुख्यालय जो था उस समय तो कलकत्ता था। और आज के समय में अगर बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई, आरबीआई का मुख्यालय जो है ये मुंबई में स्थित है। और इस समय वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जी आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है खेल के परिदृश्य से। यहां देखिए, हाल ही में भारत ने पनामा, बहरीन
में एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितना पदक जीता। अब यहां कुल पदक की संख्या को आपको बताना है मित्रों। तो इसमें बताइए, इसमें दिया गया पहला 15 पदक जीता, दूसरा दिया गया 22 पदक जीता, तीसरा दिया गया 18 पदक जीता और चौथा दिया गया है 20 पदक जीता। तो यहां जो सही विकल्प हमारा है दोस्तों, यह विकल्प नंबर बी होगा, 22 पदक जीता। सबसे पहले हम ये जाने कि इसका आयोजन कहां हुआ। तो यहां देखिए प्रश्न में नाम ही दिया गया है, मनामा बहरीन और एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 22 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण जीते और 9 कांस्य जीता और 9 सिल्वर पदक जीता। अब यहां से सिल्वर पदक या आपके पदकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, तो हम एक बार पुनः रिकॉल कर लें दोस्तों। अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो 7 पदक जीते थे और पदक तालिका में इनका स्थान 48वां था। एकमात्र गोल्ड किसके द्वारा जीता गया था, नीरज चोपड़ा जी के द्वारा भाला फेंक में जीता गया था। अगर हम दूसरे प्रश्न की तरफ ध्यान आकर्षित करें, पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते, तो टोटल 19 पदक जीता था और यहां पर भारत का स्थान 24वां था। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हाल ही के परीक्षा में पूछा गया है कि पहली बार थॉमस कप किसने जीता है, तो ये भारत ने जीता है और उपविजेता के रूप में कौन रहा है मित्रों, तो इंडोनेशिया रहा है। और अभी तक सर्वाधिक थॉमस कप किसने जीता है, तो इंडोनेशिया ने जीता है। अगर हम बात कर ले यही अंडर 19 कप किसने जीता है, तो यह भी कप भारत के द्वारा जीता गया है। अगर हम बात करें यही संतोष ट्रॉफी की, तो ये किसने जीत प्राप्त की, तो संतोष ट्रॉफी को केरल राज्य ने जीता है। अगर हम यहीं से कुछ प्रश्नों के आधार पर देखें, स्विस ओपन का खिताब बैडमिंटन का किसने जीता, तो पीवी सिंधु ने जीता। जबकि ऑल इंडिया बैडमिंटन का खिताब किसने जीता, लक्ष्य सेन ने जीता। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाली परीक्षाओं में आप देखेंगे यहां से लगातार प्रश्न मिलेंगे। इसी क्रम में हम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यहां देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे अर्जुन बबूता का संबंध किस खेल से है। अगर इस प्रश्न को ध्यान से नहीं देखेंगे तो नाम से ही आप थोड़ा सा भ्रमित हो जाएंगे और विकल्प देखकर अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो ये 100% मान के चलिए आप गलती करके आने वाले हैं। अब यहां देखिए विकल्प दिए गए हैं, पहला दिया गया क्रिकेटर, दूसरा दिया गया है निशानेबाज, तीसरा दिया गया फुटबॉलर, चौथा दिया गया बैडमिंटन खिलाड़ी। अब यहां जो सही हमारा विकल्प है मित्रों, यह विकल्प नंबर बी सही होगा। इनका संबंध शूटिंग से है या निशानेबाजी से है। अब यहां ये जाने कि ये अर्जुन बबूता जी ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और भारत के लिए ये पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। अब कुछ खेल के परिदृश्य से और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगर हम देखें जो कि परीक्षाओं में लगातार बने रहते हैं, जैसे अगर हम बात करें मित्रों, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब पुरुष वर्ग में किसने जीता, तो राफेल नडाल ने जीता। किसने जीता मित्रों, तो ये जीता राफेल नडाल ने। और इनका संबंध दोस्तों किस देश से है, ये स्पेन से संबंधित है। अगर हम बात करें महिला वर्ग में किसने जीता दोस्तों, तो महिला वर्ग में यही किताब एशले बार्टी ने जीता और इनका किस देश से संबंधित है ये, तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। यहां से प्रश्न बनने की संभावना है दोस्तों, क्योंकि एशले बार्टी ने टेनिस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। साथ ही साथ अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन की, तो फ्रेंच ओपन की किताब किसने जीता, पुरुष वर्ग में अगेन एक बार राफेल नडाल ने पुनः फ्रेंच ओपन 2022 का किताब जीता। जबकि महिला वर्ग में अगर हम बात करें तो ईगा स्विएटेक ने जीता। किसने जीता दोस्तों, ईगा स्विएटेक ने जीता और इनका किस देश से संबंधित है, तो इनका संबंध पोलैंड से है। आइए इसी क्रम में अगर हम हाल ही में बिम्बलडन
खिताब 2022 किसने जीता? तो पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच ने जीता। ये किस देश से संबंधित हैं? तो इनका संबंध सर्बिया से है। साथ ही साथ महिला वर्ग में किसने जीता? तो महिला वर्ग में पहली एशियाई महिला, या ऐसा कह सकते हैं पहली कजाक महिला जो कि यह किताब पाने वाली है, तो इनका नाम है एलिना रिबाकिना। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न आने वाले परीक्षाओं में आपको जरूर दिखाई देगा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के लिए किस राज्य में पुनर्निर्मित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर क्षेत्र का उद्घाटन किया गया? विकल्प के रूप में पहला दिया गया झारखंड, दूसरा दिया गया उड़ीसा, तीसरा दिया गया गुजरात, चौथा दिया गया मित्रों उत्तर प्रदेश। यहां जो सही होगा विकल्प आपका, विकल्प नंबर ए सही होगा, झारखंड। झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर क्षेत्र का उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ देवघर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया गया। अब झारखंड से महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगर हम देखें तो झारखंड, उत्तराखंड, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य हैं जिनका गठन सन 2000 में किया गया था। पहला प्रश्न आपका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में बना रहता है कि 2000 में किन 2 राज्यों का गठन किया गया था? तो झारखंड है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है। अगर हम बात करें बोकारो संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया और किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? तो रूस की सहायता से स्थापित किया गया, रूस की सहायता से, और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। साथ ही साथ बोकारो किस स्थल पे है? तो ये जमशेदपुर में स्थित है और ये किस नदी के तट पर है? स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। अगर हम बात करें कि भारत में यूरेनियम उत्पादन के लिए जादूगुड़ा स्थल प्रसिद्ध है, यह किस राज्य से संबंधित है? जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अगर हम लास्ट विकल्प के रूप में देखें मित्रों, तो जो झारखंड है, झारखंड में एक प्रचलित त्योहार मनाया जाता है, कई बार चर्चा में रहता है, सरहुल त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो सरहुल त्योहार का संबंध झारखंड राज्य से है। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक किसने जीता? आज का जो सीरीज है खेल की परिदृश्य से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और आप अगर विगत वर्षों का प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे मित्रों, तो वहां खेल में होने वाली तमाम सारी जो आयोजन स्थल है या जो जिनके द्वारा ट्रॉफी जीती जाती है, वहां से प्रश्न लगातार बनते हैं। तो यहां देखिए, विकल्प के रूप में पहला दिया गया है भवानी देवी डागर, दूसरा निकाहत जरीन और तीसरा दिया गया है सोबिसला जसादा और चौथा दिया गया है लवलीना बोरगोहेन। अब यहां देखिए, इसका जो सही हमारा विकल्प होगा ये भगवानी देवी डागर है। अब इन्होंने 94 वर्ष की अवस्था में यह कमाल कर दिखाया है कि स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता है, जबकि 100 मीटर स्प्रिंट में इन्होंने कांस्य पदक भी जीता है। अगर हम बात करें ही अन्य विकल्प के रूप में, यह जो आपका निकाहत जरीन है, इन्होंने बॉक्सिंग में हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आयोजन कहां किया गया था? तो इसका आयोजन दोस्तों तुर्की में किया गया था। अगर हम बात करें लवलीना बोरगोहेन की, तो ये किससे संबंधित हैं? ये भी बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं और इनका संबंध जो है
असम राज्य से है, असम राज्य से है। यहां से एक प्रश्न और आपको याद रखना है कि हाल ही में भारत में कितने टाइगर रिजर्व की संस्तुति दी गई है। तो हाल ही में टोटल भारत में टाइगर रिजर्व की जो संख्या है वो कितनी हो गई है, 53 हो गई है, जिसमें 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो रामगढ़ विस्तारी है, जो कि राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। और 53वां कौन है, तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में है, ये स्थित है। अब यहाँ खेल के परिदृश्य से अगर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी हम देख लें तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे अगर हम बात कर ले यही 2023 पुरुष विश्व कप, 2023 पुरुष विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहां किया जाएगा, वह भारत में आयोजन किया जाएगा। अगर हम बात कर ले कि बीसीसीआई के द्वारा किसे स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, तो बीसीसीआई के द्वारा मीराबाई चानू को स्पोर्ट वुमेन के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है, तो आर श्रीजेश को एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, हाल ही में चर्चा में रही पूर्ण मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन है। अब यहां देखिए, पहला दिया गया है एस्टर डुप्लो, दूसरा दिया गया है गीता गोपीनाथ, तीसरा दिया गया कमला हैरिस, चौथा दिया गया है डॉक्टर सिंथिया। यहां जो सही विकल्प आपका होगा या विकल्प नंबर बी सही होगा। भारत की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ IMF की पूर्ण मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पे प्रदर्शित होने वाली भारत की तरफ से पहली महिला और विश्व के आधार पर दूसरी महिला के रूप में चुनी गई है। अगर हम यही बात करें एस्टर डुप्लो के बारे में, तो आपको याद आ रहा होगा कि 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार अभिजीत बनर्जी और एस्टर डुप्लो दोनों को संयुक्त रूप से 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था। अगर हम बात करें कमला हैरिस के बारे में, तो USA की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में कौन है, तो भारतीय मूल की कमला हैरिस जी हैं। उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका विकल्प के रूप में चौथा दिया गया है मित्रों, डॉक्टर सिंथिया। तमाम बार परीक्षाओं में पूछा गया है विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर सिंथिया को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध USA से है। आपको ये सारे प्रश्न जरूर सफलता दिलाएंगे, निश्चित ही इन प्रश्नों को आपको ध्यान आकर्षित करना चाहिए। खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। आप अपनी उम्मीद को बनाए रखिए, आप निरंतर प्रयास करते रहिए, यकीन मानिए आपको पीछे करने वाला कोई नहीं है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार यूएन रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है डेमोग्राफी के आधार पर। तो यहां से आप विकल्प देखें तो पहला दिया गया 2023, दूसरा दिया गया 2026 और तीसरा दिया गया 2025, चौथा दिया गया 2030। अब आइए इस प्रश्न का सही आंसर जाने हम मित्रों, तो ये सही होगा विकल्प नंबर ए। 2023 में यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत सर्वाधिक आबादी वाला देश हो जाएगा और ये चीन को पीछे छोड़ देगा। मतलब प्रथम स्थान पर जनसंख्या के आधार पर भारत होगा और द्वितीय स्थान पर चमगादड़ चीन होगा। अगर हम यही बात करें जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में दोस्तों, तो हाल ही में जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया गया और इसका घोषणा जो है, रिपोर्ट की घोषणा 11 जुलाई को ही यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई। अब यहां पर 2023 से संबंधित आंकड़ों में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें दोस्तों 2023 को यूएन के द्वारा
किस वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में 2023 को मनाए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें कि पुरुष वर्ल्ड कप 2023 में कहां आयोजित किया जाएगा, तो यह भी भारत में आयोजित किया जाएगा। अगर हम बात करें यही 2023 में G20 देशों की सम्मेलन कहां किया जाएगा, यह भी भारत में किया जाएगा। और इससे भी महत्वपूर्ण है किस स्थान पे किया जाएगा या किस राज्य में किया जाएगा, तो यह जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। अगर हम बात करें विश्व हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन 2023 में कहां किया जाएगा, तो यह भी 2023 में उड़ीसा में किया जाएगा, जो कि भारत से संबंधित है। आइए, ये सारे प्रश्न आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और सफलता में आपके लिए मददगार जरूर साबित होंगे। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की बैठक का आयोजन कहां किया गया? ये देखिए, पहला दिया गया नई दिल्ली, दूसरा दिया गया गुजरात, तीसरा दिया गया कोच्चि, चौथा दिया गया महाराष्ट्र। मित्रों, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है, विकल्प नंबर सी सही होगा। कोच्चि में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की बैठक की गई। अब यहां हमको यह जानना है दोस्तों कि ये कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का उद्देश्य क्या होता है। तो एशियाई देशों में शांति सुरक्षा को बनाए रखना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यहां कुछ सम्मेलन से बात हो रही है, तो अगर हम हाल ही में देखें, हाल ही में G7 देशों का सम्मेलन बुलाया गया, तो इसका आयोजन कहां किया गया, याद रखना चाहिए हमको। तो इसका आयोजन जर्मनी में किया गया, इसका आयोजन जर्मनी में किया गया। अगर हम बात करें ब्रिक्स देशों का 13वां सम्मेलन कहां किया गया था मित्रों, तो ये भारत में किया गया था, जबकि 14वां कहां किया गया है, इसका आयोजन चीन में किया गया है। अगर हम बात करें हाल ही में G20 देशों का भी सम्मेलन किया गया है, तो 2022 में G20 देशों का सम्मेलन कहां बुलाया गया, तो ये इंडोनेशिया में बुलाया गया। अब यहां से इंडोनेशिया से एक प्रश्न आपको याद रखना है। इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता हुई करती थी, उसको परिवर्तित करके कालीमंथन किया गया था और कालीमंथन से परिवर्तित करके नुनसुन तारा कर दिया गया है। अगर हम बात करें ये 2022 की G20 की बैठक इंडोनेशिया में बुलाई गई, तो 2021 का भी हमको जानना चाहिए। कभी कभी मैचिंग आ जाता है कि 2021 में कहां किया गया, 2022 में कहां किया गया, 2023 में कहां किया जाएगा। तो 2021 में दोस्तों इटली में इसका आयोजन किया गया था। साथ ही साथ 2023 में G20 देशों का बैठक कहां किया जाएगा, तो यह भारत में किया जाएगा। अगर हम बात करें बिम्स्टेक का सम्मेलन 2022 में कहां किया गया है, तो बिम्स्टेक का सम्मेलन 2022 में कोलंबो में किया गया है। अगर हम बात करें हाल ही में जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक भी बुलाई गई, तो कहां बुलाया गया, तो चंडीगढ़ में बुलाया गया। ये सारे आयोजन स्थल, सम्मेलन स्थल अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और इससे महत्वपूर्ण है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP 26 का आयोजन कहां किया गया था, तो ये ग्लासगो में किया गया था। जबकि COP 27 का आयोजन कहां किया जाएगा, इसका आयोजन दोस्तों मिस्र में किया जाएगा। आइए इसी क्रम में इस सेशन के लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, दिया गया है हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण चर्चा में रहा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। मल्टीपल चॉइस के रूप में इस सेशन का यह पहला प्रश्न है और अपनी स्थल के रूप में यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका देखिए, पहला दिया गया है, इसका प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 द्वारा किया गया, क्या यह सही है। दूसरा विकल्प है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, क्या यह सही है। या विकल्प नंबर सी जो है 1 और 2 दोनों सही है। या विकल्प नंबर डी जो है ये इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर जो है दोस्तों ये बनाया गया है, ये विकल्प नंबर बी सही होगा आपका। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अब हमको ये भी जानना है दोस्तों कि अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 कहा गया, तो इसका सही क्या होगा। तो इसका सही जो है मित्रों ये 2019 है।
2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा इसका प्रावधान किया गया। इसका कार्य क्या है? उपभोक्ता मामलों की सुरक्षा प्रदान करना या उसको समुचित न्याय दिलाना। इसी क्रम में इस सेशन का यह लास्ट प्रश्न था और स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट की महत्वपूर्ण सीरीज के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हम, और उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आपको पुनः ऊर्जावान बनाए रखने के लिए 2 लाइनें पुनः आपसे कहना चाहेंगे। माना मुश्किलों के साथ चलना थोड़ा भारी रहेगा, पर सफलता का संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। मतलब जब आप किसी लक्ष्य के लिए कार्य करेंगे तो कठिनाइयां जरूर आएंगी। वो आपको देखती हैं कि आप इस लक्ष्य के लिए बने रहेंगे, टिके रहेंगे, या आप अपने हथियार को रख देंगे। इसी क्रम में आप निरंतर, यकीन मानिए, आप निरंतर बने रहिए, सफलता आपके हाथ आनी ही आनी है। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए और इन्हीं बिंदुओं के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।